हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है बायोरिएक्टर, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, यह है बायोरिएक्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इन recombinant technology, the desired gene for administration is selected, followed by a selecting a perfect vector into which the desired gene has to be integrated and recombinant DNA formed। जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी होता है में जो डिज़ायर्ड जीन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो डिज़ायर्ड जीन होता है उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, फॉलोड बाय द सिलेक्टिंग ए परफेक्ट वेक्टर। मतलब परफेक्ट वेक्टर द सिलेक्शन द फॉलोड होते हुए हम लोग डिज़ायर्ड जीन जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है उसको सिलेक्ट करते हैं, इनटू विच द डिज़ायर्ड जीन हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड। और जो डिज़ायर्ड जीन होता है उसको इंटीग्रेट करते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म करते हैं। Once this foreign DNA is inserted, it is multiplied and ultimately desired protein is produced। जब ये फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो जाता है, ये मल्टीप्लाई होता है और अल्टीमेटली डिजायर्ड प्रोटीन जो फॉर्म हो जाता है। एंड एट द लास्ट it has to be maintained in the host and carried forward to the offsprings। और लास्ट में ये मेंटेन किया जाता है होस्ट में और मल्टीप्लाई होते और कैरिड फॉरवर्ड होता है तुम्हारा ऑफस्प्रिंग में। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन द जीन एनकोड्स फॉर इट्स नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड। और जो प्रोडक्शन होता है डिजायर्ड प्रोटीन के लिए उसमें जो जीन इनकोड होता है वो एक्सप्रेस्ड करने का नीड होता है उसमें। दिस हैपन ओनली अंडर ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन। और ये चीज़ ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन के अंडर ही होता है। Not only the target protein has to be expressed but has to be the produced on a large scale। और बस टारगेट प्रोटीन तो ही एक्सप्रेस नहीं करना होता है जबकि इसको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस्ड भी करना होता है। अब the recombinant cell can be multiplied in large scale using a continuous culture structure। और जो recombinant cell होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है लार्ज स्केल में कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम का यूज करते हैं। Here the cells are cultured in large vessel and the medium is refreshed on a regular interval to maintain the optimum condition। और यहाँ पे जो सेल होता है वो कल्चर्ड होता है लार्ज वेसल में, बड़े बड़े वेसल्स में उस कल्चर्ड किया जाता है सेल को। और मीडियम रिफ्रेश्ड तो रेगुलर इंटरवल में मेंटेन किया जाता है ऑप्टिमम कंडीशन के अंडर में। दिस हेल्प टू कल्चर ए लार्ज मास ऑफ द डिजायर्ड प्रोटीन। ये हेल्प करता है लार्ज मास को कल्चर करने के लिए, एक तरह का डिजायर्ड प्रोटीन का जो लार्ज मास होता है उसको कल्चर करने के लिए। दिस वाज अचीव्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर। और ये अचीव्ड किया जाता है बायोरिएक्टर के डेवलपमेंट से, जिसमें हम लोग लार्ज स्केल ऑफ लार्ज मास ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन को कल्चर करते हैं। ये तुम्हारा अचीव्ड होता है बायोरिएक्टर के डेवलपमेंट से। अब पढ़ेंगे हम लोग बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर क्या है और क्या चीज़ है। ये बायोरिएक्टर हेल्प टू प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर। जो बायोरिएक्टर होता है वो तुम्हारा हेल्प करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर तो प्रोड्यूस करने में। द बायोरिएक्टर इज ए लार्ज वेसल वेयर द डिफरेंट सेल्स सच एज ह्यूमन और प्लांट और एनिमल सेल आर यूज्ड टू कल्चर न्यू बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोरिएक्टर एक तरह का तुम्हारा लार्ज वेसल टाइप होता है, लार्ज बर्तन टाइप होता है, जिसमें तुम्हारा डिफरेंट सेल होता है, जिसमें तुम्हारा ह्यूमन का होता है, प्लांट होते हैं, एनिमल सेल, जो भी सेल है उसमें डिफरेंट टाइप का सेल प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग न्यू बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का कल्चर करने के लिए यूज करते हैं। इट प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशन लाइक टेम्परेचर, pH, सबस्ट्रेट, ऑक्सीजन एक्सेट्रा रिक्वायर्ड फॉर द कल्चरिंग ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये तुम्हारा प्रोवाइड करता है ऑप्टिमम कंडीशन, जो तो होता है टेम्परेचर हो गया, pH लेवल हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब रिक्वायर्ड होता है कल्चर करने के लिए, जिससे हम लोग डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं। सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर एंड स्पार्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर आर टू टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर यूज फॉर दिस पर्पस। सिंपल स्टर्ड टैंक हो गया एक तरह का बायोरिएक्टर जो तुम्हारा ये प्रोसेस में हेल्प करता है
और दूसरा हो गया स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ये दो तरह का बायोरिएक्टर होता है जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करता है पर्पस पे। ये तुम्हारा बायोरिएक्टर का फोटो हो गया। इसमें ये तुम्हारा पंपिंग यूनिट है, ये तुम्हारा मीडियम है जिसके थ्रू से जाता है, ये तुम्हारा एयर जाने का स्पेस है, इस पाइप के थ्रू एयर जाता है, ये तुम्हारा इफ्लुएंट है, यहाँ से तुम्हारा जो भी बायोरिएक्टर गया, जो भी बायोरिएक्टर के अंदर जो भी चीज़ कल्चर हुआ वो तुम्हारे इफ्लुएंट के थ्रू बाहर आता है। और ये तुम्हारा सबमर्ज एरेटर है जो कि तुम्हारा एयर के थ्रू एयर वाले पाइप से कनेक्ट रहता है। ये तुम्हारा रिएक्टर टैंक है जो कि ये तुम लोग देख रहे हो, ये लार्ज वेसल, यही है वो लार्ज वेसल रिएक्टर टैंक। और ये तुम्हारा हो गया थर्मल जैकेट हो गया जो कि तुम तो मतलब बाहर के रिएक्शन से बचाता है, जैसे कि थर्मस में होता है ना थर्मल वाला बोतल जिसमें तुम्हारा पानी ठंडा रहता है तो पानी ठंडा ही रहता है, गर्म रहता है तो गर्म ही रहता है, वैसा ही थर्मल लेयर इसमें भी रहता है, बाहर से कोई भी चीज़ इसमें इफेक्ट नहीं करता है। और ये तुम्हारा जितना भी देख रहे हो रेड और ब्लू कलर का ये जो है छोटा छोटा, ये तुम्हारा है सेंसर प्रोब। Now, downstream processing. Downstream processing is a sequential step in which the isolation, purification, preservation of final product are done before it is marketed. Downstream processing एक बहुत important step है, बहुत ही महत्वपूर्ण step है जिसमें तुम्हारा आइसोलेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, प्रिजर्वेशन होता है फाइनल प्रोडक्ट का, जो कि मार्केट में जाने से पहले किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट में और या फिर प्रोसेस में जो भी हो। तो वो उसमें तुम्हारा फाइनल स्टेप होता है जिसमें तुम्हारा आइसोलेट किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट को। इन दिस स्टेज द फाइनल प्रोडक्ट इज फॉर्मुलेटेड विद एडिटिव्स लाइक प्रिजर्वेटिव, कलर्स एक्सेट्रा फॉलोड बाय क्लिनिकल ट्रायल्स। और ये जो स्टेज है इसमें तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट किया जाता है एडिटिव के साथ, प्रिजर्वेटिव के साथ, कलर्स के साथ और क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ। नाउ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Application of biotechnology in the medical science, in the field of medical science के फील्ड में भी बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन का यूज़ होता है। इन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में भी एप्लीकेशन का यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी का। इन इंडस्ट्रीज़ में भी बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन का यूज़ होता है। इन ब्रीडिंग में भी बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन का यूज़ होता है। एंड लास्ट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन का यूज़ होता है। Biotechnology have the following three critical research area. Biotechnology ये तीन critical research area follow करते हैं। First, to provide the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or pure enzyme. पहला जो तुम्हारा तीन क्रिटिकल रिसर्च एरिया में से जो पहला है वो है तुम्हारा बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना इम्प्रूव्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, जो कि तुम्हारा यूजुअली होता है माइक्रोब या फिर तुम्हारा प्योर एंजाइम। दूसरा हो गया तुम्हारा टू क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट। ऑप्टिमल कंडीशन क्रिएट करना इंजीनियरिंग के थ्रू उसे, जो कि तुम्हारा कैटलिस्ट तो एक्ट करे। थर्ड एंड द लास्ट वन है तुम्हारा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके प्यूरिफाई करना प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। यही तुम्हारा तीन क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी में जो कि फॉलो होता है। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय पहला एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, तीसरा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तुम्हारा फूड प्रोडक्शन तो हम लोग किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, तो पहला प्रोसेस हो गया तुम्हारा एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर के हेल्प से, दूसरा तुम्हारा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के हेल्प से, और तीसरा होगा तुम्हारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर के हेल्प से। ये तुम्हारा हो गया एक प्रोसेस है, ये तुम्हारा बायोटेक्निकल एप्लीकेशन का प्रोसेस है जिसमें तुम्हारा ये तुम्हारा टीआई प्लाज्मिड है, इसमें तुम्हारा डीएनए इंसर्ट किया गया है, और ये तुम्हारा क्रोमोसोम है जिससे तुम्हारा प्लांट सेल मिला और इसको को इंटीग्रेट किया टीआई प्लाज्मिड के साथ। हाँ, उसके बाद तुम्हारा ट्रांसफॉर्म्ड सेल बन गया
और ट्रांसफॉर्म्ड सेल तो जब हम लोग कल्चर्ड दिए कल्चर्ड सेल से, वो तुम्हारा फिर आया प्लांटलेट में आया। हाँ, उसके बाद फिर तुम्हारा ट्रांसजेनिक प्लांट उससे डेवलप हुआ। Green Revolution successfully increased the food production by many fold by using better management practices and use of agrochemicals, fertilizers and pesticides. Further increase in production is not possible by use of this method. To overcome the genetically modified crop is used. तो तुम्हारा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन तुम्हारा एक तरह से सक्सेसफुल इंक्रीज्ड करना है फूड प्रोडक्शन तो मेनी फोल्ड में, और बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस यूज करते और बेटर एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज करते हम लोग फूड प्रोडक्शन तो ग्रीन रेवोल्यूशन के हेल्प से इंक्रीज कर सकते हैं। फर्दर इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग दिस मेथड, और फर्दर इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन ये पॉसिबल नहीं है तो यही मेथड से यूज करें। टू ओवरकम देयर इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट यूज, और इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज करते हैं। प्लांट, बैक्टीरिया, फंगाई एंड एनिमल whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organism, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं GMO, और GMO का फुल फॉर्म तुम्हारा होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। GM प्लांट हैव मेनी एप्लीकेशन, प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, एनिमल हो गया, जिन लोग का जीन हम लोग अल्टर्ड कर देते हैं मैनिपुलेशन के मदद से, और उसको जो अल्टरेशन जो प्रोसेस है, ये जो प्लांट और बैक्टीरिया और फंगाई जो एनिमल का जो जीन अल्टर्ड होते हैं मैनिपुलेशन से, इसको हम लोग कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMO। GM प्लांट का बहुत सारा एप्लीकेशन है। पहला, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, क्रॉप को मोर टॉलरेंट बना देता है एबायोटिक स्ट्रेसेस से, ये तुम्हारा GM प्लांट का पहला एप्लीकेशन है। दूसरा, reduced reliance on chemical pesticide, केमिकल पेस्टिसाइड पे डिपेंडेंस रिलायंसी रिड्यूस्ड कर देता है। अगर पहले तुम्हारा केमिकल पेस्टिसाइड पे रिलायंसी निर्भरता अगर तुम्हारा 70% था, तो ये तुम्हारा रिड्यूस करते उसको 30%, 20%, यहाँ तक कि वो 10% भी कर दे सकता है। थर्ड वन, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, हेल्प करता है रिड्यूस करने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है उसको भी वो रिड्यूस करने में हेल्प करता है। फोर्थ वन, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, और मिनरल यूजेस बाय प्लांट का एफिशिएंसी तो इंक्रीज कर देता है। एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, एग्जाम्पल विटामिन ए एनरिच्ड राइस। एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड तो एनहेंस्ड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ले लो तुम्हारा विटामिन ए इनरिच्ड राइस हो गया, ये तुम लोग क्या करता है, ये तुम्हारा एक तरह से न्यूट्रिशनल वैल्यू जो फूड में रहता है उसको भी इनहेंस्ड कर देता है, उसको भी बढ़ा देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। बायोटेक्नोलॉजी का ये तो ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो तुम्हारा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एप्लीकेशन, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज्ड, जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट रहता है वो डिक्रीज कर देता है पेस्टिसाइड जो अमाउंट यूज होता है उसका। बीटी टॉक्सिन, बीटी तुम्हारा हो गया बैक्टीरियम बैसिलस थ्योरेंजिनेसिस, इसका तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म है बीटी। बैसिलस थ्योरेंजिनेसिस एक तरह का बैक्टीरियम है जिसका तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म है बीटी। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थ्योरेंजिनेसिस, जो बीटी टॉक्सिन है वो तुम्हारा प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरियम का जिसका तुम्हारा बायोलॉजिकल नेम है बैसिलस थ्योरेंजिनेसिस। BT toxin gene have been cloned from the bacteria and been expressed in plant to provide resistance to insect without the need of insecticides in effect created by a biopesticide। जो BT toxin जीन है उसको हम लोग क्लोन्ड कर देते हैं बैक्टीरिया से, फ्रॉम द बैक्टीरिया,
एंड उसको एक्सप्रेस कर देते हैं प्लांट में टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस, मतलब प्लांट में उसको एक्सप्रेस कर देते हैं ताकि वो इंसेक्ट से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पाए बिना किसी इंसेक्टिसाइड की मदद से। एग्जाम्पल ऑफ बीटी, एग्जाम्पल आर जो तुम्हारा बीटी टॉक्सिन हो गया, जो ये तुम्हारा बैसिलस थेरेंजेनेसिस बैक्टीरियम, इसे तुम्हारा एग्जाम्पल होता है बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन एक्सेट्रा। बीटी cotton, bacterium Bacillus thuringiensis produced protein that kills certain insect like lepidopteran, polypteran, beetles and dipterans, flies and mosquito। बैक्टीरियम Bacillus thuringiensis जो प्रोड्यूस करता है वो तुम्हारा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि इंसेक्ट किल करने में मदद करता है। वो इंसेक्ट तुम्हारा होता है लेपिडोप्टेरेंस, polypterans, beetles and dipterans, flies and mosquitoes। B. thuringiensis is produced crystal that contains a toxic insecticidal protein। बैक्टीरियम बैसिलस जो थेरेंजिनेसिस है, बीटी जो है वो तुम्हारा एक तरह का क्रिस्टल प्रोड्यूस करता है जो कि कंटेन करता है टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। दिस टॉक्सिक प्रोटीन प्रेजेंट इन बैक्टीरियम एज इन protoxin, but as soon as insect ingest the inactive form due to the alkaline pH of that। और जो तुम्हारा टॉक्सिस प्रेजेंट रहता है बैक्टीरियम में वो तुम्हारा इनएक्टिव हो जाता है प्रोटॉक्सिन के मदद से। और बट एज सून एज इंसेक्ट इंजाइजेस्ट करता है इनएक्टिव फॉर्म और ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ दैट, और जो एल्कलाइन पीएच ऑफ दैट रहता है उसका जो इनएक्टिव फॉर्म रहता है वो तुम्हारा इंडाइजेस्ट कर जाता है। इट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन एंड बाइंड्स टू सरफेस ऑफ मिड दैट epithelial cell and create pores that cause cell swelling and lysis, eventually death of insect। और जो तुम्हारा मिड दैट एपिथेलियल सेल है वो तुम्हारा सरफेस में पोर्स क्रिएट कर देता है जो कि सेल तो स्वेल कर देता है और लीसिस और इवेंचुअली वो तुम्हारा इंसेक्ट का डेथ का कारण बन जाता है। The gene from B. thuringiensis has been incorporated into several crop plants like cotton, maize, rice etc। जो तुम्हारा जीन जो B. thuringiensis से इंकॉर्पोरेट हुआ है वो तुम्हारा सेवरल क्रॉप प्लांट में है इंकॉर्पोरेट किया गया है, जैसे कि कॉटन हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया एक्सेट्रा। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय ए जीन नेम राई, और जो टॉक्सिन है उसको कोडेड किया गया है जीन जिसका नाम है राई। The protein coded by the gene TRI-IAB and TRI-IIAB control the cotton bollworms. TRI-AB controls thorn borers।